मेरे पिता ने मरने से पहले मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा दी, जो कि गांव की देहाती लड़की थी। मैं उससे बेहद नफरत करता था। शादी के कुछ दिन बाद मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वह खाना भी ठीक ढंग से नहीं बना पाती। ये कहते हुए मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर चला गया। वहाँ जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मेरी दूसरी पत्नी मेरी खूब बेइज्जती करती और मैं परेशान होकर वापस 10 साल बाद अपने गांव आया तो मेरा पुराना घर एक नए बंगले में बदल चुका था। तभी गांव का सरपंच भागते हुए मेरे पास आया और मेरे कदमों पर गिर कर कहने लगा कि अपनी पत्नी से कहो यह मसला सुलझा दे। कि तभी मेरी नज़र पीछे से आती एक काली गाड़ी पर पड़ी, जिस पर मेरी देहाती पत्नी उतर के आ रही थी, जिसे देखते ही मेरे होश उड़ चुके थे। दोस्तों, आज मैं आपको एक पत्नी की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कृपया करके आप हमारे डायरी ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम शुभम है। मेरी उम्र 30 साल है। बचपन से मैंने अपने ज़्यादातर फैसले अपने पिता की मर्जी से लिए थे। उन्होंने जो कहा मैंने वही किया, क्योंकि मुझे लगता था कि पिता की बात कभी गलत नहीं होती। लेकिन मन के अंदर एक ख्वाहिश हमेशा दबकर रह गई। मैं चाहता था कि जब भी मेरी शादी हो वो मेरी पसंद की लड़की से हो। ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो, खुलकर बात करती हो, सोच आधुनिक हो और ज़िंदगी को मेरी तरह समझ सके। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उस दिन मैं उनके बिस्तर के पास बैठा था। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी और हाथ काँप रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, बेटा, मेरे मरने से पहले बस एक वादा पूरा कर दे। उनकी आंखों में आखिरी इच्छा साफ झलक रही थी। वे चाहते थे कि मेरी शादी माही से हो जाए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। सामने माही खड़ी थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी न गम था, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे उसके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ हो। माही मेरे पिता के बहुत करीबी दोस्त की बेटी थी। उसके पिता की मौत के बाद पापा ने ही उसे सहारा दिया था। वे चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी माही कभी अकेली न पड़े और मेरे जरिए उसे सुरक्षा मिलती रहे। पिता को उस हालत में देखकर मैं मना भी नहीं कर सका। भारी मन से मैंने कहा, पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मेरी आंखें भी भर आई थी। ये सुनकर पापा के चेहरे पर सुकून उतर आया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। कुछ ही पलों में उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद हमारे गांव पठानपुर के मंदिर में हमारी शादी कर दी गई। कोई धूमधाम से नहीं, बस साधारण रस्में करके। मैंने साधारण कपड़े पहने थे और माही ने भी बहुत सादा सूट पहना हुआ था। शादी में कुछ बुजुर्ग और गिने चुने रिश्तेदार थे। लोग मुझे ऐसे थपकी दे रहे थे जैसे मैंने कोई बड़ा फर्ज निभा दिया हो। शादी की रात छोटा सा कमरा था। माही फर्श पर बैठी हुई थी। न मेकअप था न गहने, बस सादगी और खामोशी। मैं अंदर आया तो थोड़ा झिझक गया। फिर मैंने साफ शब्दों में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस पापा का वादा पूरा किया है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। माही ने चुपचाप सर हिला दिया। शायद उसने मन ही मन समझ लिया था, यह रिश्ता प्यार का नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का है। दिन बीतने लगे। मैं सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाता और शाम को थका हुआ लौटता। माही घर संभालती थी। वह गली में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। हमारे बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। कभी कभार दोस्त आते और मजाक में पूछते, नई शादी कैसी चल रही है। मैं बस हंसकर कह देता कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे दिल में न तो प्यार जागा था और ना कोई अपनापन। मैं हर वक्त उसे अपनी पसंद से तोलता रहता। मुझे उसकी सांवली रंगत अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि उसे घर के काम ठीक ढंग से नहीं आते। मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो आधुनिक हो, बोल्ड हो, मेरे दोस्तों के बीच घुल सके। और जब माही वैसी नहीं निकली तो मैं उसमें हर दिन कोई ना कोई कमी ढूंढने लगा। एक रात मैं छत पर बैठा था कि माही चुपचाप चाय का कप रख गई और लौटने लगी। मैंने पहली बार उसका नाम लिया, माही। वह रुक गई लेकिन पलटी नहीं। मैंने बस इतना कहा कि धन्यवाद। वह पल छोटा था लेकिन कुछ कह गया। फिर अगला दिन भी पहले जैसा ही रहा। मेरे अंदर उलझन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ पिता की दी गई परवरिश थी, दूसरी तरफ मेरा अपना दिल। मुझे लगने लगा था कि मैं जिंदगी को जंजीरों से जी रहा हूँ। उधर माही ने खुद को किताबों में झोंक दिया था। वह मेरी गैर मौजूदगी में पढ़ती, नोट्स बनाती और अपने लिए सपने देखती। वह जानती थी कि मैं उसकी कदर नहीं करता, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं बनने दिया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे रोककर कहा, बेटा, तू बहुत खुशनसीब है। माही जैसी समझदार लड़की आजकल कहाँ मिलती है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन थी। मुझे पता था कि मैं उस रिश्ते को वह इज्जत नहीं दे पा रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं। कुछ दिनों बाद माही को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उन्होंने उसे मेरे साथ बांधकर दुनिया के जुल्म से बचाना चाहा था। ये पढ़कर माही के दिल को गहरी चोट लगी। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह खुद को मजलूम नहीं बनाएगी, वह कुछ बनेगी, अपनी पहचान बनाएगी। उधर मेरे अंदर भी बेचैनी थी। मैं समझने लगा कि सिर्फ वादा निभाने से ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन तब तक हालात बहुत उलझ चुके थे। एक रात मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था।
एक फैसला अचानक नहीं था, ये मेरे भीतर रोज जल रही घुटन का नतीजा था। कमर पर पुराना बैग, जेब में कुछ पैसे और दिल में बेचैनी लेकर मैं निकल पड़ा। माही की आंख खुली लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसका दिल पहले ही समझ चुका था। पापा को गुजरे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन मेरा मन वहाँ टिक नहीं पा रहा था। मैंने खुद से कहा, यह ज़िंदगी नहीं, एक कैद है। मैं सिर्फ एक वादे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। उस वक्त मेरे दिल में न हमदर्दी थी, न पछतावा। मुझे लगता था कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। कुछ दिनों बाद मैं शहर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन से उतरकर एक छोटे से कमरे में रहने लगा। छत टपकती थी, दीवारें खसती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी नई शुरुआत है। यहाँ आकर मुझे पहली बार आज़ादी की चमक दिखाई दी। ऐसी आज़ादी जिसमें न कोई पहचान था, न पूछता था, न कोई बीता हुआ रिश्ता। मुझे लगा जैसे मैं किसी पुराने बोझ से निकलकर खुले आसमान के नीचे आ गया हूँ। लेकिन आज़ादी सिर्फ महसूस करने से पेट नहीं भरती। काम की तलाश में मैं कई दिनों तक भटकता रहा। कभी किसी दुकान के बाहर खड़ा रहा, किसी निर्माण स्थल पर हाथ जोड़कर विनती की। आखिरकार मुझे एक बड़े से भंडारे केंद्र में काम मिल गया, जहाँ सामान को छांटना, पैक करना और ट्रकों में लादना होता। सुबह अंधेरे में काम शुरू होता और शाम ढलने तक चलता रहता। दिन भर भारी बोझ उठाना, कंधों पर गठरियाँ ढोना और रात को बदन टूटे हाल में बिस्तर पर गिर जाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। फिर भी मेरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगता था कि मैं किसी बड़ी कामयाबी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। एक शाम काम से लौटते समय रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। वही मेरी मुलाकात रूही से हुई। वह दिखने में बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे बहुत कुछ छुपा हुआ था। पहली मुलाकात के बाद दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। कुछ अधूरी बातें, कुछ अनकहे सवाल, फिर चाय के बहाने रोज होने वाली मुलाकातों ने मेरे भीतर एक नया रंग भर दिया। एक दिन रूही ने अचानक मुझसे पूछ लिया, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तो अपने बिना भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे पूरा किया है। शायद उस वक्त मुझे भी उस बात पर यकीन हो गया था। कुछ ही हफ्तों में हमारा मिलना और बढ़ गया, लेकिन मैंने कभी रूही को अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं बताया था। न अपने गांव का जिक्र किया, न माही का नाम लिया। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था। रूही का साथ मेरी जिंदगी को थोड़ा सुकून से तो भरा रहा था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि यह सुकून बस कुछ लम्हों का ही है। धीरे धीरे वह कंगाली, वही थकान और वही नाकामी फिर सामने आने लगी। रूही भी अब मुझसे मिलने और उबने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि मेरे पास कुछ भी ठोस नहीं है। मेरी आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ खालीपन। एक दिन रूही ने साफ शब्दों में कहा, तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज़ में कड़वापन था। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था कि उसके शब्द झूठे नहीं हैं। मेरे पास न कोई डिग्री थी, न कोई खास हुनर, बस मेहनत करने वाले हाथ थे और एक खाली दिल। उधर गांव में माही अपनी ज़िंदगी को संवार रही थी। मेरे चले जाने पर उसने आंसू नहीं बहाए। वह बहुत हिम्मती थी। लोगों के ने तरह तरह की अफवाहें फैलाई थी कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया हूँ, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि सच क्या है। उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि अब वह किसी के नाम की मोहताज नहीं बनेगी, न पिता के न पति के। वह खुद कुछ करेगी, अपनी पहचान खुद बनाएगी। मुझे माही की याद सिर्फ तब आती थी जब रूही से मेरा झगड़ा होता था। तब मुझे याद आता था कि माही ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। उसने कभी ऊंची आवाज़ में कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी में सुकून था, इज्जत थी और भरोसा था। एक रात जब जोरों की बारिश हो रही थी, तो जिस कमरे में मैं रहता था उसकी छत टपकने लगी। मैं गीले बिस्तर पर अकेला लेटा था। उस सन्नाटे में मेरे दिल के किसी कोने में दबे शब्द धीरे धीरे उभरने लगे। शायद मैंने जो छोड़ा था वही मेरी असली जिंदगी थी, लेकिन अब लौटने का रास्ता आसान नहीं था। शहर के शोर शराबे में मेरी जिंदगी जैसे अंधेरे में कैद हो गई थी। हर सुबह मुझे लगता था कि मैं किसी बंद जगह में सांस ले रहा हूँ। रूही ने भी मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। उस क्वार्टर की दीवारें मुझे किसी कारखाने की तरह निगलती हुई लगती थी। वही पुराना पलंग, सीलन से भरी छत और कोने में रखा एक पुराना बैग, जिसमें अब न कोई सपना बचा था, न कोई उम्मीद। काम पर जाना अब सिर्फ पेट भरने की मजबूरी बन गया था। न कोई जज्बा था, न कोई मंजिल। दिन भर मैं भारी लकड़ी के बक्से खींचता, गठरियाँ उठाता और शाम होते खाली जेब और झुके कदमों के साथ कमरे में लौट आता। एक दिन काम की जगह से के सुपरवाइज़र ने आकर कहा, आज से मेरी मजदूरी आधी कर दी जाएगी, क्योंकि काम कम हो गया है। ये सुनते मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था, अब खाना और 2 जोड़ी कपड़े भी बोझ लगने लगे थे। कुछ दिन मैंने सिर्फ चाय पीकर गुजारे, कभी सिर्फ पानी पीकर सो गया, कभी एक रोटी को कई दिनों तक खींचा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब 3 दिन तक मुझे कुछ खाने को ना मिला। चौथे दिन जब मैं काम पर पहुंचा तो चलते चलते मेरी टांगें कांपने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आसपास लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी, उठाओ, इसे सांस चल रही है। किसी ने मुझे संभालने की कोशिश की, कोई हिला रहा था, लेकिन मेरी आंखें बंद थी और सांस बहुत धीमी हो गई थी।
मुझे पास के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। मेरा शरीर दुबला पतला हो चुका था, जैसे किसी ने मेरी सारी ताकत निचोड़ ली हो। एक नर्स जो कई घंटों से ड्यूटी पर थी, मेरे बिस्तर के पास आकर रुकी। उसने फाइल देखी और बोली, ये मामला सिर्फ भूख का है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। पास खड़े सहायक ने झुंझलाकर कहा, ऐसे मजदूर खुद का ख्याल नहीं रखते। इस पर नर्स ने धीमी आवाज में जवाब दिया, खुद का ख्याल कैसे रखे जब दुनिया ही इससे मुंह मोड़ ले। सफाई करते वक्त बिस्तर के नीचे झाड़ू लगाते हुए मेरी जेब से एक तस्वीर गिर पड़ी। उसमें मेरे पापा और माही थे। नर्स ने तस्वीर उठाई और गौर से देखा। वह बोली, शायद इसकी पत्नी है, लगता है ये सब कुछ छोड़कर आया है। अगले दिन मुझे होश आया। मैंने आंखें खोली, छत को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर अपने अस्पताल के कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दीवार पर घड़ी की टिक टिक और दूर किसी स्ट्रेचर के पहियों की आवाज़ यही एहसास दिला रही थी कि वक्त अभी भी रुका नहीं है। तभी एक नर्स दवाइयों की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने मेरी तरफ देखा और नरमी से पूछा, अब तबीयत कैसी है? मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और धीमी आवाज़ में कहा, बस जिंदा हूँ, शायद इतना ही काफ़ी है। उसने मुझे थोड़ा पानी पिलाया और फिर ऐसे बोली, जैसे कोई अपना समझा रहा हो, जिंदा हो तो जीना भी सीखो, खुद को इस तरह मत तोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं होती, ये एक मौका होती है खुद को संवारने का। उसकी बातें मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई थी। आंखों में नमी आ गई। शायद पहली बार किसी ने मुझे बोझ नहीं, इंसान समझकर बात की थी। रात के वक्त अस्पताल की रोशनी और धीमी हो गई। वार्ड में पंखे की लगातार आवाज़ थी और बीच बीच में किसी मरीज की खांसी सुनाई देती थी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने माही का चेहरा बार बार घूम रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, काश उसकी खामोशी पढ़ पाता। अब न वक्त लौट सकता था, न वे दिन, सिर्फ यादें बची थी और दिल में पछतावे का भारीपन। मैं जानता था कि जिंदगी मुझे ज़मीन तक गिरा चुकी है। अब दो ही रास्ते थे, या तो वही पड़ा रहूं या खुद को समेटकर फिर से उठ खड़ा हो जाऊं। सुबह नर्स दवाइयाँ लेकर फिर से आई तो मैंने उससे पूछा, यह अस्पताल कहाँ है? उसने हैरानी से मुझे देखा। तुम्हें याद नहीं, यह नदी पार वाले इलाके का सरकारी अस्पताल है। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाकर बोला, याद आ गया। लेकिन सच ये था कि अब मुझे सिर्फ जगह नहीं, खुद को भी याद करना था, और उन लम्हों को जिन्हें मैंने खुद ही खो दिया था। अंदर कहीं महसूस हुआ कि शायद मैं फिर से चलने को तैयार हो रहा हूँ। सफ़र अभी बाकी था और रास्ता तो अब शुरू होना था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं उस कमरे में वापस नहीं गया जहाँ छत से पानी टपकता था, जहाँ दीवारें मेरी हालत पर हंसती थी, जहाँ तन्हाई मुझे रोज़ निकल जाती थी। मैंने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को ध्यान से देखा, जैसे उनमें अपना बीता हुआ कल और आज ढूंढ रहा हूँ। कुछ देर खामोशी से बैठकर बस सांस ली, फिर दिल में एक साफ फैसला किया, अब और नहीं, अब वापस जाना है वहाँ जहाँ सब कुछ छोटा था लेकिन इज्जत का था। अगले दिन मैंने एक पुराना बैग उठाया, उसमें 2 दिन कपड़े रखे और अस्पताल का अधूरा बिल जेब में डालकर बस अड्डे की तरफ निकल पड़ा। सफ़र के दौरान मेरी सांसों में खामोशी थी। खिड़की से बाहर देखता तो बीते मंजर आंखों में उतर आते। बचपन की शरारतें, पापा की बातें, माही की वो नज़रें जिनमें सवाल तो थे मगर शिकवा नहीं। सब कुछ किसी फिल्म की तरह चलता रहा। जब बस ने मेरे इलाके के स्टैंड पर रुकने का ऐलान किया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ कभी मेरा घर था, जहाँ पापा की डांट भी में अपनापन था, जहाँ माही के कदमों की आहट रात की खामोशी में सुनाई देती थी। इलाके में कदम रखते ही सब कुछ बदलता जा रहा था। वही ज़मीन, वही रास्ते, लेकिन लोगों की निगाहें और उनका अंदाज बदल चुका था। अरे शुभम, भैया आ गए, बच्चों के शोर मचाते ही जैसे सबको खबर हो गई हो। हैरानी की बात यह थी कि जिन चेहरों पर मैं अपने लिए नफरत ढूंढ रहा था वहाँ मेरे लिए इज्जत थी। कुछ ने कहा, अच्छा हुआ तुम लौट आए। किसी ने कहा, देखो बलदेव जी का बेटा वापस आया है। यह भी वो लोग थे जो कभी मुझे नाकाम और बेकार समझते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में भरोसा था। मैंने धीरे धीरे अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। वही फाटक, वही पुराना पेड़ जिसके नीचे पापा बैठा करते थे। वक्त ने बस दीवारों पर धूल जमा दी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो हर तरफ सन्नाटा था। यही मेरा असल घर था, यही मेरी पहचान। मैंने खुद से कहा कि उस कमरे के सामने बैठ गया जहाँ पापा ने आखिरी सांस ली। दीवार पर आज भी वही कील थे जिस पर माही ने कभी रुमाल टांगा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े थे। बोले, बेटा तू लौट आया, अच्छा किया, ये घर फिर से आबाद होगा। बलदेव ने सबके लिए बहुत किया था, अब तू भी कुछ करेगा। मैंने सिर झुका लिया। समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना कैसे बदल गया। उसी वक्त मोहल्ले की कमेटी का एक आदमी आया। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में दिया और बोला, यह चिट्ठी माही ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी जब तुम यहाँ नहीं थे, अब तुम हो इसलिए दे रहा हूँ। मेरा हाथ कांपने लगा। हिम्मत करके लिफाफा खोला। अंदर बस कुछ ही पंक्तियाँ लिखी थी। लिखा था उस पत्र की आखिरी पंक्ति पर, आज भी मेरी आंखों में चुभ रही थी, जिस इज्जत के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वह इज्जत तुम्हें जरूर मिलेगी। यह हवेली तुम्हारी पहचान है। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, लेकिन अगर दे तो उसे थाम लेना। यह हर शब्द जैसे मेरे भीतर उतर रहा था। मैं वही इंसान था जो कभी खुद को बेकार समझता था, लेकिन आज उसी नाम पर गांव के लोग सिर झुका रहे थे।
ये सब मेरी मेहनत से कम और उसके सपनों से ज़्यादा जुड़ा था और कहीं ना कहीं बलदेव बाबू की इज्जत भी इसमें सांस ले रही थी। मैं एक कोने में बैठा देर तक खुद से लड़ता रहा। न अपनी आंखों से नज़र मिला पा रहा था, न उससे, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर सबसे गहरी छाप उसी ने छोड़ी थी। रात गहरी हुई तो पूरा गांव किसी अनकहे सन्नाटे में डूब गया। मैं हवेली के आंगन में बैठा आसमान को देखता रहा। मन ही मन कहा कि मैं लौट आया हूँ पापा, लेकिन अब मैं वो शुभम नहीं जो भाग गया था। अब मैं वो शुभम बनूंगा जिस पर आपको गर्व होगा। उसी खामोशी में जैसे आसमान से कुछ टपक रहा हो। शायद मेरी बातें पूरी हो गई हो, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत मेरी चौखट पर सिर झुकाए खड़ी थी। तभी बचपन का एक जाना पहचाना लड़का दौड़ता हुआ आया। शुभम भैया, सुना आपने? माही दीदी आ रही हैं। पूरा गांव स्वागत में लगा है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वही माही जिसे मैं खामोशी से छोड़ आया था, बिना ये जाने कि उसके दिल पे क्या चल रहा है। लड़का बोलता जा रहा था, किसी सरकारी जांच पर है, अब बहुत बड़ी पोस्ट पर है, डीएसपी या उससे भी ऊपर। वो खुद नहीं जानता था कि उसके शब्द मेरे भीतर क्या तोड़ रहे हैं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हवेली के अंदर चला आया। दिमाग भरा हुआ था। आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा। माही चुपचाप मेरे सामने चाय रखकर पलट जाती थी। वही खामोश, वो सुकून और वो बिना बोले किया गया भरोसा। आज सब कुछ फिर से गूंजने लगा था। दोपहर होते होते पूरा गांव किसी उत्सव में बदल गया था। दुकानों पर रंग चढ़ने लगा था। चौराहे पर सफाई हो रही थी। एक जगह बोर्ड लगा था, मिस माही कमिश्नर। मेरी आंखें वहीं ठहर गई। कमिश्नर! मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरे इलाके की अफसर बनकर लौट रही थी। शाम होते होते शोर तेज हो गया। बड़ी सी सरकारी गाड़ी गांव के रास्ते से अंदर आई। झंडा लहरा रहा था। आगे पीछे पुलिस की बाइकें थी। मैं हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब देख रहा था। गाड़ी चौराहे पर रुकी, दरवाज़ा खुला। सफ़ेद सलवार कमीज, सिर पर दुपट्टा और आंखों में आत्मसम्मान। माही बाहर उतरी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आवाज़ में ठहराव। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। औरतों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने फूल बरसाए। जो लोग कभी हमारे नाम से कतराते थे, आज हाथ जोड़कर खड़े थे। आपने पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हमें आप पर गर्व है। माही बस हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी नज़रें भीड़ की को चीरती हुई कहीं और तलाश कर रही थी। जैसे उसे महसूस हो रहा था कि कोई और कहीं उसे देख रहा है। गाड़ी की तरफ पलटने से पहले उसने कहा, अगर आज मैं कुछ बन पाई हूँ तो इसमें बलदेव अंकल की हवेली और उनकी सीख का बहुत बड़ा हाथ है। लोग उसकी हर बात पर सिर हिला रहे थे, जैसे कोई आदेश नहीं, कोई सच्चाई सुना रहे हो। मैं वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता हुआ। मैं चाहता तो सामने आ सकता था। आखिरकार वह मेरी पत्नी थी। नाम अब भी जुड़ा था, लेकिन मुझे लगा अब मैं उसके काबिल नहीं रहा। जिसे मैंने छोड़ा था वो आज मुझसे कहीं ऊपर खड़ी थी। और तभी मुझे वो लम्हा याद आने लगा जब मैं शहर में मजदूरी करता था। दिन भर ईंट, सीमेंट और पसीने के बीच जाता था और हर शाम रूही की जली कुट्टी बातें सुनता था। कभी भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, कभी थकान से पैर जवाब दे जाते। मैं यही कुछ सोच रहा था कि माही गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। गांव की गलियां कुछ देर तक उसकी मौजूदगी से महकती रही। लोग देर तक उसकी बातें करते रहे, उसकी पोस्ट, उसकी समझदारी, उसका रुतबा, जैसे गांव को बरसों बाद कोई पहचान मिली हो। रात को मैं हवेली के आंगन में बैठा रहा, तारों को देखता रहा, सोचता रहा कि माही ने सिर्फ इम्तिहान ही पास नहीं किया, उसने ज़िंदगी भी जीत ली है। वह ज़िंदगी जो कभी अधूरी थी और अब मेरी बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। शायद यही मेरा असल सफ़र था। मैंने समझ लिया था कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर का बदलना सबसे ज़रूरी होता है। अगली दोपहर गांव के कुछ लोग आए। वो बुजुर्ग मेरी हवेली पर आए। सब खामोश थे, जैसे कोई सच उनके गले में अटक गया हो। उन्हीं में से एक, जो गांव की कमेटी का हेड था, आगे बढ़ा। उन्होंने एक लिफाफा मेरी मेज पर रख दिया और बोले, शुभम, ये हम सब आपकी तरफ से हैं। अगर मुमकिन हो तो अपनी पत्नी से कहना कि ये काम हमारे लिए करवा दे। हमारी इज्जत का सवाल है। मैं हैरान रह गया। लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। धीरे से पूछा, कौन सा काम? उन्होंने नज़रें चुरा ली और बोले, सब डिटेल इस खत में है, तुम खुद पढ़ लेना। हम चाहते हैं कि तुम खुद माही से इस बारे में बात करो। इतना कहकर वह चले गए। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, लिफाफा हाथ में पकड़े। दिल अजीब सी घबराहट से साथ धड़क रहा था। आखिरकार मैंने लिफाफा खोल लिया। अंदर एक कागज़ था। उस पर लिखा था, मिस माही, आपकी पोस्ट और हैसियत से हमें उम्मीद है कि थाने में बंद हमारे 4 लड़कों को रिहा करवा देंगे। वे बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर दें तो मामला जल्दी निपट जाएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। मुझे लगा जैसे ये खत नहीं किसी भारी बोझ की रसीद हो, जिसे मैं कभी कमज़ोर और मजबूत समझता था, आज वही एक ताकतवर अफसर बन चुकी थी। मैं उठा और सीधा माही के पास चल पड़ा। वह हवेली से अलग दफ्तर में थी। रास्ते में बच्चों ने मुझे देखकर शोर मचाया, देखो ये माही दीदी के पति हैं। कुछ बड़े भी सिर झुकाकर इज्जत देने लगे, लेकिन मेरे दिल का बोझ और बढ़ता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और मेरी सांसें जैसे थम गई। सामने माही खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टा सलीके से संभाले,
सीने पर नाम की प्लेट चमकती हुई, आंखों में गर्व था और चेहरे पर हल्की नमी, आवाज़ में ठहराव और बातों में दबदबा। उसने कहा, जी बोलिए। मैं कुछ पल बोल नहीं पाया, फिर हम हिम्मत जुटाकर कहा, कुछ बात करनी थी। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर गया जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हूँ। कमरे में फाइलें सजी थी, सरकारी फ़ोन रखा था और मेज पर ताज़ी चाय का कप। ये वही माही थी जो कभी कच्ची ज़मीन पर नंगे पांव गली साफ करती थी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन था और सिर पर इज्जत। मैंने लिफाफा उसकी मेज पर रखा और कहा, यह गांव वालों ने दिया है, तुमसे कुछ मदद मांगी है। उसने बिना कुछ बोले लिफाफा खोला और पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। मैंने कहा, वो लोग सिफारिश मांग रहे हैं। माही ने शांति से कहा, हाँ मैं समझ गई, लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैंने नज़रें चुरा ली, जैसे मेरी आंखों में मेरे सारे गुनाह लिखे हो। मैं बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये सिफारिश तुम तक पहुंचाने आया हूँ। उसने मुझे एक पल गौर से देखा, वही आंखें जिन्हें मैं कभी बेजुबान समझता था आज मुझसे सवाल करी थी। वो बोली, तुमने बिना कुछ कहे कैसे सब तय कर लिया? कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? उसकी बातों में मेरा दिल कांप गया। वह आगे बोली, जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे तब शायद तुमने यही सोचा था कि मैं एक खामोश बेकार सी लड़की हूँ जो तुम्हारे बिना कुछ नहीं। मेरी पलकों पर बोझ सा उतर आया। मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करा था। मैंने तुरंत कहा, मुझे माफ़ कर दो माही, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। उसने तंज में पूछा, माफ़ी? इतने सालों बाद? तुम्हें लगता है ये शब्द बोल देने से सब खत्म हो जाएगा? जो दर्द तुमने दिया वो मिट जाएगा? उसकी मायूसी से मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं बोला, नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। हालांकि उस दर्द को मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत पछतावा है। माही कुर्सी से उठी और खिड़की के पास चली गई। बाहर सूरज ढल रहा था। वो बोली, शुभम, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से नहीं, तुम्हारे दिए हुए उस अकेलेपन से। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद हर रात से तुम्हारी खामोशी को मैंने अपनी ताकत बनाया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती थी तो खुद से कहती थी, मैं तुम्हारे बिना खुद को पूरा करके दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आखिर आया जब मेरी पढ़ाई का सिलसिला पूरा हुआ, रिजल्ट आया और सालों की मेहनत एक ही पल में सामने आई। जैसे मेरी पीठ पर से वो भारी बोझ उतर गया हो जो मेरे कंधों पर वर्षों से टिका था। सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं खुद को भी बदलते हुए देख रही थी, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें समय के साथ भी बदलती नहीं है। माही ने उस दिन मुझे गौर से देखा और फिर यही कहा कि वक्त गुजर जाता है, लेकिन अपनों के दिए हुए जख्म जिंदगी भर साथ रहते हैं। उस समय मैं समझ नहीं पाया ये शब्द मेरे लिए कितने भारी होंगे। मैं खामोशी से खड़ा था क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन मेरा अहंकार मुझे चुप करा रहा था। माही ने मेरे लिए एक पत्र लिखा और कहा कि अगर मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ तो पहले खुद को बदलूं। ये सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी ताकत वहीं टूट गई। उसके बाद मैं बाहर आया, लेकिन बाहर की दुनिया भी अब मेरी नहीं रही। सूरज की तपिश, बाजार की रौनक, सब कुछ मुझे जलाने लगा। मैं उस दिन से समझ गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सचमुच बदलाव लाना है, पर बदलाव आसान नहीं था। मेरे पास काम नहीं था, ना पैसा था, और हर तरफ से शर्मिंदगी मिल रही थी। 2 दिन तक कोई काम ना मिला। भूख, थकान और बेचैनी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरे दोस्त भी अब मुझे देखते तो मुंह फेर लेते। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी एक अंधेरी सुरंग में फंस गई हो। रात को जब मैंने एक दुकान के पास खड़ा सामान उठाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा कि एक छोटी सी चीज़ है, पर वह छोटी सी गलती मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गई थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, चोर है, पकड़ो। 2 लोग आए और मुझे पकड़कर थाने ले गए। उस समय मुझे लगा कि मेरी आत्मा भी मेरे शरीर से अलग हो गई। किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी, किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा। सबने मुझे चोर मान लिया। थाने में रात बिताना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठकर मैंने अपनी ज़िंदगी की अपनी गलती को याद किया। मुझे अपने पिता की याद आई जो मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे माही की खामोशी और उसकी आंखों का दर्द याद आया। मुझे वह दिन याद आया जब उसने रोते हुए मुझे देखा, पर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे यह सब याद आ रहा था और मैं खुद से घृणा करने लगा था। सुबह जब एक जीप थाने के बाहर आई तो मैंने देखा कि वह माही थी। मैंने सोचा, क्या ये सच है? क्या वह सच मेरे लिए आई है? वह मुझे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने थानेदार से बात की और मुझे बाहर निकलवा दिया। जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों से खिसक रही हो। मैं शर्मिंदगी में गिर पड़ा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और गाड़ी में बैठ गया। माही ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी खामोशी ने मुझे भीतर तक जकड़ लिया था। गाड़ी के रास्ते में मैंने बार बार उसका चेहरा देखा, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता था कि उसका यह खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं है, ये उसकी आत्मा का दर्द है। जब गाड़ी मेरे पुराने घर के पास रुकी तो माही ने कहा, उतरो। मैं नीचे उतरा और खड़ा रहा। कुछ कहना चाहता था पर जुबान मेरे साथ नहीं थी। माही दरवाज़ा बंद करके चली गई। उस रात में कमरे में बैठकर दीवार पर टंगी पुरानी चीज़ों को देखता रहा और सोचता रहा, मैंने क्या खो दिया। मैंने उस दिन पहली बार सच में समझा कि माही सिर्फ एक शांत, कम बोलने वाली औरत नहीं थी,
वह एक मजबूत आत्मनिर्भर महिला थी। उसकी खामोशी में एक दर्द था जिसे वह अपने अंदर ही अंदर छुपा कर जी रही थी। थाने की रात और उसकी खामोशी ने मेरे अंदर के बंद दरवाजे खोल दिए। मुझे लगा मेरी गलती सिर्फ चोरी नहीं थी, मेरी असली गलती यह थी कि मैंने माही के जज्बातों को समझा नहीं। मैंने उसे सिर्फ एक कमतर इंसान समझ लिया था। मैंने खुद को एक कोने में बिठाया, हाथों में छाले, माथे पर पसीना और दिल में बेचैनी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। कुछ समय बाद मेरे अंदर एक नई लहर दौड़ गई। मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी का असली बदलाव अब शुरू हो रहा है। मैंने दो रास्ते देखे, या तो मैं इसी बोझ के साथ जीऊँ या फिर उठकर खुद को सुधारूं। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं खुद को बदलूंगा। मैंने काम किया, मेहनत की और धीरे धीरे खुद को संभाला। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जंग थी माही के सामने जाकर माफ़ी मांगना। मैं डरता था कि वह मुझे माफ़ नहीं करेगी। फिर भी मैं उसके पास गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। माही का चेहरा देखा और मेरे अंदर एक अजीब सी कमजोरी आई। मैंने कहा, माही, मैं गलत था। मैंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। मैंने तुम्हारे जज्बातों को समझा नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। माही फिर से चुप रही। फिर उसने थोड़े से शांत होने के बाद कहा, माफ़ी सिर्फ शब्द नहीं होती, माफ़ी का मतलब है बदलाव। तुमने बदलने की कोशिश की क्या? मैंने आंसू भरे से कहा, हाँ, मैं बदल रहा हूँ। मैं अब किसी की इज्जत को नहीं तोड़ूंगा। मैं खुद को सुधार रहा हूँ। माही ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अभी पति की तरह वापस नहीं चाहती, पर मैं देख सकती हूँ कि तुमने अपनी गलती को समझा है। मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह स्वीकार कर सकती हूँ अगर तुम सच में बदल गए हो तो। उस दिन मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। मैं जानता था कि प्यार वापस नहीं मिला, पर मैंने एक बड़ी जीत पाई थी। कुछ दिन बाद मैं फिर उसी रास्ते पर था जहां अक्सर अपने विचारों को संभालने के लिए जाता था। मैं जानता था कि माही की जिंदगी अब उसके अपने रास्ते पर चल रही है और मैं सिर्फ एक गलती का इंसान नहीं रहना चाहता। मैं खुद को बदल रहा था, लेकिन यह बदलाव सिर्फ मेरे अंदर नहीं दिखना चाहिए था, बल्कि माही के सामने भी दिखना चाहिए था। एक दिन मुझे अचानक खबर मिली कि माही उस दिन शाम को अपने ऑफिस से वापस आ रही है। मैं भी उसी समय वहां से गुजर रहा था। रास्ते में अचानक एक आवाज़ आई, देखो, ये माही है। मैंने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे लगा ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि वह जो डर मुझे अंदर हमेशा था, माही को खो देने का डर। तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग एक साथ खड़े थे और उनके बीच एक आदमी माही की गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें तेज थी और उसका चेहरा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला लग रहा था। मैं समझ गया कि वह माही को डराने या नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। मैंने तेजी से अपनी गाड़ी तेज की। तभी माही की गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो गया। वह गाड़ी अचानक झटका खाकर सड़क के किनारे गिर गई। माही ने जैसे खुद को संभालने की कोशिश की, पर अकेली थी और रास्ता सुनसान था। उस समय मेरे अंदर जो भाव उठा वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और भागते हुए इसके पास पहुंचा। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचान लिया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा पति, वही जो तुम्हें छोड़कर चला गया था ना, अब भी तुम उसके साथ हो? मैंने उसे रोका और कहा, उससे दूर रहो, तुम माही को छू नहीं सकते। अचानक वो आदमी गुस्सा करके माही के पास आकर झुक गया, लेकिन मैं पहले ही उसके सामने खड़ा हो गया। तभी माही ने डरते हुए मुझसे कहा, शुभम, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी मुझे धक्का देने लगा। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। उसी समय माही की गाड़ी की तरफ से एक तेज आवाज आई, टायर का पूरा फटना। मैंने देखा कि माही गाड़ी के अंदर हिल रही है और वह गिर सकती है। मेरे अंदर एक अचानक सी आग जल उठी। मैं दौड़ा और उस जैसे ही माही की तरफ पहुंचा, मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे गाड़ी से बाहर खींचा। वो आदमी फिर से हमला करने वाला था, पर मैंने अपने अंदर की सारी ताकत जुटाई और उसे रोक दिया। उस समय माही की आंखों में जो भाव था वह शब्दों से भी बड़ा था, डर और साथ में एक उम्मीद भी कि शायद अब मेरा पति सच में बदल गया है। मैंने उस आदमी को पीछे धकेल दिया और फिर माही की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज थी और वह कांप रही थी। मैंने कहा, तुम ठीक हो? माही ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस रात में उसे घर सुरक्षित पहुंचाया। रास्ते में उसकी आवाज़ में वह सख्ती नहीं थी जो पहले होती थी, वह बस चुप थी। उसका चेहरा मेरे सामने बहुत करीब था। जब हम घर पहुंचे तो उसने कहा, तुमने मुझे बचाया। तुमने अपने लिए नहीं, मेरे लिए अपनी जान का खतरा उठाया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माही, मैं अब बदल गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन अब मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ समझ गया हूँ। माही की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बोली, शुभम, तुम्हें सच में अब एहसास हो गया है? मैंने कहा, हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी गलती सिर्फ एक महिला को छोड़ना नहीं थी। मेरी ये गलती थी कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने तुम्हारी आत्मा को नहीं समझा। मैं तुम्हें कमज़ोर समझता रहा, जबकि तुम बहुत मजबूत थी। माही ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, पर आज तुमने मेरी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम बदल गए हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करने की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चाई देखो। मैं अब वही इंसान बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सही हो। उसी समय माही की आंखों में आंसू बह निकले। उसने मुझे गले से पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं तुमसे फिर से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दे सकती हूँ। तुमने जो आज किया उससे मैं एहसास हुआ कि तुम सच में बदल गए हो। मैंने भी उसके गिले में सर रख दिया और कहा, मैं तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक सही इंसान बनकर रहूंगा।
उस रात हमारे बीच जो खामोशी थी वह टूट गई। हम दोनों ने एक दूसरे की गलती को स्वीकार किया और एक दूसरे को माफ़ कर दिया। उस रात मेरे अंदर एक नई रोशनी जागी। यह रोशनी सिर्फ मेरी नहीं थी बल्कि हमारी ज़िंदगी की थी। कुछ सालों बाद हमारे घर में एक नई खुशखबरी आई। माही ने मुझे धीरे से बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उस समय मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पहली बार सच जी रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों देखा और मैं समझ गया कि अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एक पति की नहीं बल्कि एक पिता की भी है। हमने अपने घर को और भी प्यार से सजाया। माही का पेट धीरे धीरे बढ़ता गया और हर दिन उसके चेहरे पर एक नई चमक आती गई। गांव वाले भी हमारी खुशी में शामिल होने लगे। वे कहते देखो ये दोनों अब कितने अच्छे लगते हैं। अब उनका घर सच में परिवार बन गया है। जब हमारे घर में बच्चा हुआ तो वह दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन था। हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम रखा। उसकी हर एक छोटी छोटी खुशी में एक दूसरे का हाथ थामे रहे। अब हम दोनों की ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं बल्कि प्यार, हंसी और परिवार की मिठास थी। गांव वाले भी हमारे घर आते बच्चे को देखकर खुश होते और कहते अब तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक है। मुझे अंदर से एक गर्व की लहर उठती थी कि मैं अपनी गलती सुधार कर एक अच्छा इंसान बन पाया। अब हमारी ज़िंदगी में फिर से शांति थी। माही मेरे साथ हंसती है, मैं उसके साथ काम करता और हम दोनों साथ में अपने बच्चे को प्यार से पालते। हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता क्योंकि हमने समझ लिया था कि प्यार में सबसे बड़ी बात समझदारी और सम्मान है। और इस तरह हमारी कहानी एक नई शुरुआत बनकर ख़त्म हुई, एक खुशहाल परिवार के रूप में जिसमें प्यार और माफ़ी ने फिर से घर बसाया। तो दोस्तों, कहानी का अर्थ यह है कि गलती इंसान से होती है लेकिन उसे सुधार कर सही रास्ता चुनना असली इंसानियत है। और जब कोई बदल जाए तो दूसरा भी उसे एक नई शुरुआत देने का हकदार होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।